हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स को। तो एपिसोड की शुरुआत होती है पिछले एपिसोड के आगे से। यहाँ 6 डायरेक्शन ट्रेजरीज को इंटेंट फ्री करने के बाद ये लोग 7 स्टार ट्रेजरीज के लिए निकल पड़े। 7 स्टार ट्रेजरी में आने के बाद ली टियानशिंग डाओ मास्टर और रूलाई के इंटेंट्स को रिमूव करने लगा। साथ ही साथ वो बता रहा था कि 7 स्टार ट्रेजरीज में 2 स्टार्स होते हैं, पहला तो सन और दूसरा मून। यहाँ के सन और मून को 5 एलिमेंट रियलम के स्टार्स के साथ मिला के 7 स्टार्स बनाया जाता है। इस वजह से इस ट्रेजरीज में 2 स्टार्स होने के बावजूद भी इसे 7 स्टार ट्रेजरीज कहा जाता है। ये बोलते हुए ली टियानशिंग ने इस ट्रेजरी को भी क्लीन कर दिया। फिर किन्मू और ली टियानशिंग सेलेस्टियल रियलम के ट्रेजरी की ओर निकल पड़े। जाते जाते ली टियानशिंग सेलेस्टियल रियलम के बारे में भी कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा था। वो कह रहा था कि सेलेस्टियल रियलम में 5 एलिमेंट्स आसमान में बिखर जाते हैं और 7 स्टार रियलम के स्टार्स चांद और मून आसमान में एक ही अलाइनमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं। जो सब कहते हुए ली टियानशिंग और किन्मू सेलेस्टियल रियलम को भी क्लीन करते हुए बढ़ रहे थे। यहाँ जब इंटेंट की साफ सफाई कंप्लीट हो गई तो फिर से ये लोग आगे के लेवल पे चले गए। सेलेस्टियल रियलम के बाद लाइफ एंड डेथ रियलम था। ये रियलम डिवाइन ब्रिज रियलम के पहले का रियलम है। जब कोई कल्टीवेटर सदियों तक कल्टीवेट करते हुए लाइफ एंड डेथ रियलम को ब्रेक थ्रू कर लेता है तब वो एक ट्रू एक्सपर्ट बन जाता है, मतलब कि वो डिवाइन ब्रिज रियलम को अचीव कर लेता है। इस लेवल के कल्टीवेटर्स को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। इस लेवल के कल्टीवेटर्स ना सिर्फ ताकतवर होते हैं बल्कि एक सेक्ट को भी लीड करते हैं। ज्यादातर तो डिवाइन ब्रिज रियलम पे सेक्ट के मास्टर्स होते हैं। अब हम यहाँ पे ली टियानशिंग को देखते हैं जो इस ट्रेजरी के सॉर्ड इंटेंट को भी रिमूव कर रहा था। अब जब ये ट्रेजरी क्लियर हो गया तो ये दोनों फाइनल ट्रेजरी की ओर बढ़ गए। इस जगह पे जाते जाते ली टियानशिंग बता रहा था कि डिवाइन रियलम वो लेवल और ट्रेजरी है जिसे पाने के लिए हर बंदा कल्टीवेट करता है, मगर जब वो इस लेवल को अचीव कर लेता है तब उसके पास सब कुछ रहने के बावजूद भी कुछ नहीं रहता, क्योंकि इस लेवल को अचीव करने के बाद उसे पता चलता है कि अब वो इसके आगे नहीं बढ़ सकता। अब डिवाइन ब्रिज रियलम में आने के बाद किन्मू काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि एम्परर का डिवाइन ब्रिज सभी ट्रेजरीज से ज्यादा खराब कंडीशन में है। ना सिर्फ खराब हालत में बल्कि डिवाइन ब्रिज रियलम के डिवाइन ब्रिज को भी तोड़ दिया गया है। अब ये देख के ली टियानशिंग बताने लगता है कि हाँ, यकीनन एम्परर की डिवाइन ब्रिज ट्रेजरी को शैटर्ड कर दिया गया है, मगर ये जो ब्रिज है वो पहले से ही टूटा हुआ है। इस ब्रिज को आज तक कोई भी रिपेयर नहीं कर पाया। इस लेवल पे आने के बाद का जो सबसे बड़ा अपसेट है वो यही ब्रोकन डिवाइन ब्रिज है, क्योंकि इस दुनिया में पैदा होने वाले हर कल्टीवेटर का डिवाइन ब्रिज पैदाइश से ही ब्रोकन होता है। इसी ब्रोकन ब्रिज की वजह से कल्टीवेटर का हाथ सब कुछ पाके भी खाली रहता है। इस डिवाइन ब्रिज को ना मैं, ना कोई इंपीरियल एडवाइजर और ना ही कोई एम्परर ठीक कर सकता है। इवन की खुद सॉर्ड गॉड भी इसे रिपेयर नहीं कर सकता। सदियों से कई दिग्गज पैदा होते हुए आ रहे हैं मगर कोई भी इस डिवाइन ब्रिज रियलम को रिपेयर नहीं कर पाया। भले ही कोई इंसान डिवाइन ब्रिज रियलम में सबसे ज्यादा ताकतवर भी क्यों ना हो, तब भी वो इस डिवाइन ब्रिज को रिपेयर नहीं कर सकता। हम सब इस लेवल पे आने के बाद बस अपनी लंबी जिंदगी को खत्म होता हुआ देखते हैं। दरअसल ये जो डिवाइन ब्रिज है वो गॉडहुड को अचीव करने का रास्ता है, लेकिन जब रास्ता टूटा हुआ है तो भला कोई गॉडहुड को कैसे अचीव कर सकता है। ली टियानशिंग की बात सुन के किन्मू सोचने लगा था कि शायद से इस जगह पे मून हार्डर्स और सन हार्डर्स ही डिवाइन ब्रिज रियलम को क्रॉस करते हुए गॉडहुड को अचीव कर सकते हैं। अब ली टियानशिंग किन्मू से पूछने लगा था कि क्या तुम ये सब देख के डिसअपॉइंट नहीं हो, जिसपे किन्मू जवाब देता है कि भला मैं डिसअपॉइंटेड क्यों रहूं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, तो भला मुझे मायूसी का शिकार बनने की क्या जरूरत। किन्मू का जवाब सुन के ली टियानशिंग कहने लगा कि मैं भी बेफिक्री के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं एक वुमन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ अब मैं एम्प्रेस भी बनना चाहता हूँ। मैं अगर एम्प्रेस बन गया तो एम्परर की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एम्परर इस दुनिया में रिफॉर्म लाके शांति लाना चाहता है, तो अगर मैं एम्प्रेस बन गया तो सबको मैं अपने हुस्न का गुलाम बना लूंगा। हर कोई मेरे कदमों के नीचे होगा, हर सेक्ट, हर नोबल फैमिली मेरे ताबे होगी। जब हर कोई मेरे कंट्रोल में होगा तो किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा या फसाद नहीं होगा, ना कोई फसाद करेगा ना ही कोई किसी का हक मारने की कोशिश करेगा। इस तरह से ऊपर से मैं एंसेस्टर की ख्वाहिश को भी पूरा कर सकता हूँ। मैं पूरे फ्लेम नेशन को डीमन कल्ट का हिस्सा बना दूंगा। एंसेस्टर इस पूरी दुनिया में डीमन कल्ट के पाथ को फैलाना चाहते थे, तो जब अगर पूरा फ्लेम नेशन ही डीमन कल्ट का हिस्सा होगा तो सब कोई डीमन कल्ट के पाथ को फॉलो करेगा। मेरे एम्प्रेस बनने के बाद खुद ब खुद ही ना सिर्फ शांति आएगी बल्कि हर किसी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। जो सब कहते हुए ली टियानशिंग इविल्स की तरह हंस रहा था। ये देख के किन्मू तुरंत ही उसे आवाज लगाते हुए शांत करता है, क्योंकि किन्मू को पता था कि अगर ली टियानशिंग ने एक मर्तबा अपना होश खो दिया तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब होश में आने के बाद ली टियानशिंग किन्मू से कहने लगा कि भला तुम इस अपाहिज एम्परर को क्यों बचाना चाहते हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम इसे बचाने के पीछे अपनी मेहनत और एनर्जी मत जाया करो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम इसे मेरे हवाले क्यों नहीं कर देते। मैं इसके
बाल को पहन के एम्परर बन जाऊंगा। ये तरीका इस दुनिया में बिगड़ी हुई चीजों को सही करने का एक अच्छा और आसान तरीका है। इससे न सिर्फ तुम्हारी मेहनत बचेगी, इवन की पूरी दुनिया में एक नया रिफॉर्म कायम होगा। इस रिफॉर्म की वजह से हर कोई मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। देखो, अगर मैं इस दुनिया को रूल करने वाला रूलर बन गया ना, तो मैं तुम्हें भी एक अच्छी पोजीशन दूंगा। चलो बताओ इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। जिसपे किन्मू थोड़ा सा हैरान होते हुए कहने लगा कि मेरा तो कुछ भी नहीं सोचना। देखो, तुम पर एम्परर वाला रोल बिल्कुल भी सूट नहीं करता, इसलिए एम्परर बनने का ख्वाब तो तुम अपने मन से निकाल ही दो। जो कहने के बाद ये दोनों बाहर आ गए। बाहर आने के बाद पता चला कि दिन हो चुका है, मगर किन्मू अभी भी फिक्र में है, क्योंकि जितना ज्यादा एम्परर को ठीक करना मुश्किल नहीं है, उससे ज्यादा ली टियानशिंग को रोकना मुश्किल है। किन्मू सोच रहा था कि एम्परर की डिवाइन ट्रेजरीज अब रूलाई और डाउ मास्टर के इंटेंट से फ्री हो गई है, लेकिन अभी भी उनके डिवाइन ट्रेजरीज रिपेयर नहीं हुए हैं। डिवाइन ट्रेजरीज को रिपेयर करने के लिए मुझे कुछ और हब्स चाहिए होंगे, लेकिन बाहर गया तो ली टियानशिंग एम्परर का काम तमाम कर सकता है। इसी फिक्र के साथ किन्मू ड्रैगन किलिन को लेके बाजार की ओर निकल पड़ा। अब इसी के साथ हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है, और रात होते ही ली टियानशिंग दोबारा से आ चुका था। ली टियानशिंग यहाँ पे आ तो चुका था, मगर वो जैसे ही घर के अंदर जाने लगता है, वैसे ही उसके सामने यूडू का गेट अपीयर हो गया। साथ ही साथ उसे यहाँ पे किन्मू का एक मैसेज भी मिलता है, और वो मैसेज ये था कि मैंने सैटर्न साउरेन अर्थ मार्क्यूस ट्रू टेक्निक से ये गेट बनाया है। इस गेट के अंदर तुम तभी इंटर कर पाओगे जब तुम गेट के ऊपर लिखे हुए शब्दों को पढ़ पाओगे। अगर नहीं पढ़ सकते तो बाहर ही रहना। अब ये देखते ही ली टियानशिंग मुस्कुराते हुए कहने लगा कि ये छोटा बच्चा मुझसे पजल गेम प्ले करवाना चाहता है। शायद वो भूल रहा है कि मैं भी किसी वक्त में सेक्रेट टीचर और कल्ट मास्टर हुआ करता था। जो कहने के बाद वो गेट पे लिखे हुए शब्दों को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि ये शब्द तो बड़े ही अजीब लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दरअसल उसे पता तो था कि ये यूडू का लैंग्वेज है, मगर क्या लिखा हुआ है वो नहीं पता। इसलिए अब वो सोचने लगा कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने भी उसी टेक्निक को मास्टर किया है जिस टेक्निक को किन्मू ने किया है, तो भला मैं इस लैंग्वेज को डिकोड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग उस लड़के से इंफीरियर मतलब कि कमजोर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ली टियानशिंग के इसी बात के साथ सीन शिफ्ट होकर इंपीरियल कैपिटल पे आ चुका। इस जगह पे अब स्नो गिरने के बजाय फ्यूनरल पेपर्स गिर रहे थे। दरअसल अब यहाँ पे स्नो डिजास्टर खत्म हो चुका है, और फ्यूनरल पेपर पूरे सिटी में इसलिए बरसाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्राउन प्रिंस अपने बाप यानी कि एम्परर यानफेंग की मौत का मातम मना रहा है। दरअसल उसने यहाँ पे एक फेक डेथ को क्रिएट किया है ताकि उसे गद्दी हासिल करने का मौका मिल सके। जब तक लोगों को लगेगा कि एम्परर जिंदा है, तब तक वो नए एम्परर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए लोगों को यकीन दिलाने के लिए फेक डेथ का सेरेमनी करना जरूरी था। यहाँ क्राउन प्रिंस अपने सपोर्टर ऑफिशियल्स के साथ इस तरह से मातम मना रहा था जैसे कि वो सच में गमज़दा हो। स्नो डिजास्टर खत्म होने की वजह से ये लोग यहाँ पे हेवन को भी याद करते हुए झुक रहे थे। उतने में इस जगह पे एक जाइंट बुद्धा का स्टैचू आ गया। ये स्टैचू और कुछ नहीं, मॉन्क टेम्पल का माउंट मीरू था। अब रूलाई खुद को जाहिर किए बगैर ही फ्लेम नेशन को सक्सेस और खुशहाली के लिए गुड विशेष देने लगे। वो कहते हैं कि अब नेशन में एक नया रूलर आएगा, जो रूलर अपने साथ खुशहाली और बाहर लेके आएगा। मेरी दुआ है कि नया रूलर हेवन के लिए वफादार रहे, क्योंकि जब तक वफादारी है तब तक खुशहाली है। तो क्राउन प्रिंस भी अब बाहर आते हुए रूलाई को रिस्पेक्ट देता है। फिर उतने में ही यहाँ पे वही एल्डर आ चुका जिसे रूलाई ने मॉन्क टेम्पल से निकाल दिया था। अब ये एल्डर कहने लगा कि हम सभी नए एम्परर को थ्रोन पे देखना चाहते हैं, ताकि नया एम्परर हेवनली वे को फॉलो करते हुए हमारी भलाई का फैसला कर सके। ये बात कहते हुए एल्डर सीधा माथा टेक चुके, तो बाकी के लोग भी एल्डर की बात दोहराते हुए माथा टेकने लगते हैं। जो देख के क्राउन प्रिंस कहने लगा कि मैं इस लायक तो खुद को बिल्कुल भी नहीं समझता, मगर मैं कसम खाता हूँ कि थ्रोन पे बैठने के बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी और अपना पूरा जिस्म हेवन के नाम कर दूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ हेवन की खिदमत करूंगा। जो चीजें सेक्स और नोबल फैमिलीज की थी, अब मैं उन सभी चीजों को हेवनली विल के मुताबिक वापस कर दूंगा, और अब से कोई भी हेवन के खिलाफ नहीं जाएगा। जब तक कोई हेवन के खिलाफ नहीं जाएगा तब तक हेवन हमें पनिश नहीं करेगा। इस बात को हर कोई ध्यान में रखे। मेरी, हमारी और आपकी यही कोशिश रहेगी कि हम हेवन को नाराज ना करें। जो सब कहते हुए ये सीन यहीं पे कट हो चुका। फिर सीन शिफ्ट होके किन्मू पे आया, जो कैपिटल में मेडिसिन खरीद रहा था। मेडिसिन खरीदते खरीदते उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए किन्मू फौरन ही छुप गया। फिर हमें देखने को मिलता है कि क्राउन प्रिंस के कई सारे लोग उसे ही ढूंढने में लगे हुए हैं। तभी यहाँ पे डांस हॉल की मास्टर फू
किंग यून अपने साथ कुछ हॉल मास्टर्स को लेके अपीयर हो गई। तो किन्मू उससे पूछने लगा कि क्या बाजाओ के बैटल में कल्ट के लोगों को कोई परेशानी या दिक्कत आई, जिसपे फू किंग यून बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एम्परर को रेस्क्यू करने के फौरन बाद ही हमारे सेक्ट के सभी लोग पीछे हट गए, तो किसी को भी कुछ खास कैजुअलिटीज का सामना नहीं करना पड़ा। मगर एम्परर के जनरल्स और इंपीरियल एडवाइजर के कुछ करीबी लोगों को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। इवन की एकेडमी के टीचर्स और गार्डियंस को भी नहीं छोड़ा गया। हमें अपने सुपीरियर से ऑर्डर मिला था कि हम कैपिटल के आसपास रहे, ताकि जैसे ही कल्ट मास्टर यानी कि आपकी ओर से कोई ऑर्डर आए तो हम फौरन ही उस ऑर्डर को फॉलो कर सके। अब ये सब सुनने के बाद किन्मू पूछने लगा कि क्या इंपीरियल एडवाइजर अभी तक नहीं आए, क्या उनके बारे में कोई खबर भी नहीं। तो फू किंगयन थोड़ा सा अपसेट होते हुए ना में जवाब देती है और फिर वो बताती है कि इंपीरियल एडवाइजर और एम्परर को क्राउन प्रिंस के लोग जोरों शोरों से तलाश कर रहे हैं। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी आसमान में एक तेज लाइट बीम दिखाई दिया। ये लाइट बीम देखने के बाद सभी लोग हैरानी से इसे ही देखने लगे। यहाँ किन्मू भी अपने डिवाइन आई का यूज करते हुए इसी लाइट बीम को स्कैन कर रहा था। दरअसल ये लाइट बीम एक जोरदार अटैक था जिसने अब पूरे आसमान को हिला कर रख दिया है। इवन की लाइट बीम ने पूरे आसमान के बादलों को भी चीर कर रख दिया है। इस तरह की चीज को देखने के बाद किन्मू सोचने लगा कि ये लाइट बीम इंपीरियल एडवाइजर के शॉर्ट मूव की तरह लग रही है, क्योंकि लास्ट टाइम उनका जो अटैक हमें देखने को मिला था वो कुछ इसी तरह का था। तभी किन्मू को आगे खून की बारिश होते हुए दिखाई दी, इसलिए अब उसकी हैरानी यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गई। वो सोचने लगता है कि इससे पहले इंपीरियल एडवाइजर की तरह अटैक, फिर अब ये खून की बारिश, क्या ये चीजें इंपीरियल एडवाइजर से रिलेटेड है? कहीं इंपीरियल एडवाइजर आसमानों में किसी मिस्टीरियस पावर हाउस से फाइट तो नहीं कर रहे? जो सब सोचते हुए किन्मू फौरन से फू किंगयुन के पास आ जाता है। फिर वो उससे कहने लगता है कि कुछ एक्सपर्ट्स को भेज के ब्लड रेन के पीछे की वजह पता करो, और हाँ, इंपीरियल कोर्ट पे भी नजर रखना, वहाँ की पल पल की खबर मुझे रियल टाइम में मिलती रहनी चाहिए। जो सब सुन के फू किंगयुन और बाकी के एक्सपर्ट्स यहाँ से चले गए। फिर किन्मू क्राउन प्रिंस के जासूसों को देखते हुए कहने लगा कि एम्परर एक बहुत ही भयंकर सिचुएशन में फंस चुके हैं। आगे से ली टियानशिंग भूखे शेर की तरह घात लगाए हुए है, तो वहीं पीछे की और प्रिंस के जासूस भेड़ियों की तरह तलाशी कर रहे हैं। एम्परर के आगे कुआं है तो पीछे खाई, इसलिए अब एम्परर इससे कैसे निकलेंगे पता नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ली टियानशिंग ने एम्परर का शिकार ना किया हो। जो कहने के बाद हमें ली टियानशिंग को दिखाया गया, जो 3 रातों से किन्मू के पजल को सॉल्व करने में लगा हुआ था, मगर वो जितनी मर्जी उतनी कोशिश कर ले उसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसलिए अब ली टियानशिंग यहाँ पे इरिटेट होते हुए गुस्सा करने लग जाता है। वो कहने लगता है कि भला मैं इसे सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या वो बच्चा मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश कर रहा है? अभी उसका ये कहना ही था कि तभी इस जगह पे किन्मू आ गया, जहाँ किन्मू अपने सैटर्न गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले रूप में था, और वो पूछ रहा था कि भला अब तक तुम अंदर क्यों नहीं गए? अच्छा, अब समझा, शायद तुम्हें यूडू का लैंग्वेज नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। गेट पे लिखा हुआ है महायामा, मतलब कि हेवन बियरिंग गेट। जो सुन के ली टियानशिंग कहने लगा कि कल्ट मास्टर किन, तुम तो काफी काइंड हार्टेड हो, जो मुझे खुद होके एम्परर को मारने का पासवर्ड बता रहे हो। खैर, तुम अगर कल्ट मास्टर हो तो मैं भी कल्ट मास्टर हूँ, इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आसानी से फंसा सकते हो तो जरा बच के रहना, क्योंकि कहीं ये ना हो कि मुझे फंसाने की चक्कर में तुम खुद ही फंस जाओ। खैर, फिलहाल तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि भला तुम इस अपाइज एम्परर को कैसे ठीक करोगे। जो कहने के बाद ली टियानशिंग चला गया। फिर किन्मू सोचने लगा कि उसने यहाँ पे एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की, मगर अफसोस वो इस कोशिश में नाकाम हो गया। दरअसल ली टियानशिंग जैसे ही जबरदस्ती गेट के अंदर जाता, वैसे ही अर्थ काउंट उसके सोल को कैप्चर कर लेता, जिस वजह से ना सिर्फ एम्परर सेफ रहते बल्कि ग्रैनी सी भी इनर डीमन के झंझट से आजाद हो जाती। लेकिन ली टियानशिंग का सब्र कमाल का था, इसलिए वो इस बार बच गया। खैर, अगर वो आसानी से मेरे ट्रैप में फंस जाता तो भला वो फॉर्मर कल्ट मास्टर क्यों कहलाता? जो सब कहते हुए किन्मू यूडू के गेट को हटा देता है। फिर वो अंदर आ चुका। अंदर की ओर एम्परर चलने फिरने की हालत में आ चुके थे। उन्होंने जैसे ही किन्मू को देखा, वैसे ही वो उससे पूछने लगे कि इंपीरियल कोर्ट का क्या हाल है, क्या तुम्हारे पास वहाँ की कोई न्यूज है? जिसपे किन्मू कहने लगा कि आप जरा शांत होकर बैठ जाए, मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। जो सुन के एम्परर बैठ गए। फिर किन्मू बताने लगा कि एम्परर डिजास्टर रिलीफ में ज्यादा काम करने की वजह से मारे गए, इसलिए नेशन में शोक मनाया जा रहा है। वोइंडाओ मास्टर और रूलाई ने क्राउन प्रिंस को गद्दी पे बिठाने का फैसला किया है। नेशन एक दिन भी बिना एम्परर के नहीं रह सकता, इसलिए 6 मार्च को क्राउन प्रिंस थ्रोन पे
पे बैठेगा। जो कहने के बाद किन्मू एम्पर के डिवाइन ट्रेजरीज में चला गया। वहीं एम्पर का तो क्राउन प्रिंस की हरकत का सुन के दिल ही टूट जाता है। मगर अब वो पूछने लगे कि भला मेरे साथियों का क्या हुआ। तो किन्मू बताने लगा कि डाउ मास्टर और रुलाई ने उन्हें कैप्चर करके क्राउन प्रिंस के हवाले कर दिया और अब वो लोग सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से कैद में है। न सिर्फ वो लोग बल्कि जो क्राउन प्रिंस को अपोज करने वाले लोग हैं उन्हें भी हाउस अरेस्ट में रखा गया है। बिना इजाजत के वो लोग कहीं भी नहीं जा सकते। मगर एम्पर को फिलहाल उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके ऑफिशियल्स के पास पूरे नेशन की आधी ताकत है। उनके पास उन्हें सपोर्ट करने वाले फैमिलीज और आर्मीज मौजूद है, इसलिए क्राउन प्रिंस उन्हें यूं ही तो नहीं मारने वाला। जो सुन के एम्पर कहने लगे कि अगर इंपीरियल एडवाइजर यहाँ होते तो हम इस हालत तक नहीं पहुँचते। तो किन्मू जवाब देता है कि इंपीरियल एडवाइजर की फिलहाल तो कोई भी न्यूज नहीं, मैंने अपने लोग तो फैला दिए हैं मगर उनके मिलने की उम्मीद कम है। यहाँ किन्मू डिवाइन ट्रेजरीज से अब तक बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद वो यहाँ पे मेडिसिन तैयार कर रहा था। वहीं एम्पर को तो अपने नेशन की और रिफॉर्म की फिक्र हो रही थी। वो कहने लगे कि मेरा गद्दार बेटा अगर एम्पर बन गया ना तो फिर मेरे 200 सालों की मेहनत पानी में फिर जाएगी। रिफॉर्म को मैं इस तरह से लाचार नहीं छोड़ सकता। मुझे कैपिटल जाके इन सब चीजों को होने से रोकना होगा। जो सुनते ही किन्मू हैरान हो चुका और पूछने लगा कि क्या आप सच में कैपिटल जाना चाहते हो? देखो मैं आपको बता देता हूँ कि क्राउन प्रिंस आपको हर जगह जिंदा या मुर्दा तलाश कर रहा है। अगर कोई आपके जैसा दिख भी जाता तो उसे मार दिया जाता, इसलिए मेरी बात मानिए और थोड़ा सा रुक जाइए। जिसपे एम्पर कहने लगे कि कैपिटल में 9 ड्रैगन वेन्स है, इसलिए वहाँ पे मैं जल्दी रिकवर हो सकता हूँ। वहाँ हमें कम एफर्ट्स में दुगने रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जो सुन के किन्मू कहने लगा कि अगर ऐसा है तो फिर मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए किन्मू अपने बुच्चर नाइफ को निकाल चुका। फिर वो इविल स्माइल के साथ धीरे धीरे एम्परर की ओर बढ़ने लग जाता है। तो ये देख के एम्परर डर चुके और कहने लगे कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी किन्मू कहने लगा कि मुझे माफ कर देना, मगर ये आपकी जिद है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। जो कहने के बाद उसने एम्परर के ऊपर अपना नाइफ चला दिया। फिर अब अगले दिन हमें पता चला कि एम्परर तो टकले हो चुके हैं, साथ ही साथ उनके चेहरे पे एक स्कार भी आ चुका है। ऊपर से उन्होंने अपना हुलिया एक मॉन्क जैसा बना लिया था। अब किन्मू एम्परर के पास आकर उनसे कहने लगा कि आपकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई है और आपकी बॉडी भी अभी वीक स्टेट में है, इसलिए इस हुलिये में आपको कोई भी नहीं पहचानेगा। जो सब कहते हुए ये दोनों कैपिटल की ओर जाने लगे। यहाँ एम्परर अकेला गंजा होकर अच्छा फील नहीं कर रहे थे, इसलिए वो कहने लगे कि तुम मुझे इस तरह से अपने स्कीम का शिकार नहीं बना सकते। देखो अगर मैं गंजा हुआ हूँ तो तुम्हें भी यहाँ पे मेरे साथ गंजा होना पड़ेगा। जो सुनते ही किन्मू एम्परर को अपना नाइफ ऑफर करते हुए कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो ये खुद ही आप क्यों नहीं कर लेते। अब नाइफ को जैसे ही एम्परर ने पकड़ा वैसे ही नाइफ नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से एम्परर का यहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाता है। दरअसल एम्परर की बॉडी वीक होने की वजह से वो नाइफ का वजन फिलहाल के लिए नहीं संभाल पा रहे, इसलिए अब वो किन्मू से कहने लगे कि इस मर्तबा तो तुम बच गए, लेकिन अगली मर्तबा अगर तुमने मेरे साथ कुछ इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जो कहने के बाद ये दोनों कैपिटल की ओर जाने लगते हैं। इस सफर में किन्मू एम्परर को अपनी गाइडिंग स्किल भी सिखा देता है ताकि एम्परर चलते फिरते भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके। या एम्परर इस दौरान अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत रिकवर कर चुके थे, जिस वजह से ये लोग अपना सफर ड्रैगन किलिन पे सवार होकर करने लगे। ट्रेवल करते करते ये लोग देखते हैं कि रास्ते में मौजूद विलेजेस को फैक्शंस के लोग कैप्चर कर रहे हैं। जिस विलेज को लोग सरेंडर नहीं कर रहे, इसलिए वहाँ पे ये लोग तबाही मचा रहे हैं। अब हमें किंगशन सेक्ट के 2 बंदों को दिखाया गया जो एक फरमान लेके आया था। अब हमें किंगशन सेक्ट के 2 बंदों को दिखाया गया जो यहाँ पे एक फरमान लेके आए थे, और वो ये था कि अब से तुम लोग हमारी पनाह में रहोगे, हमारी मर्जी के बगैर तुम कुछ भी नहीं करोगे। साथ ही साथ अब से तुम लोगों को हमें टैक्स भी देना होगा। जो सुन के एक बंदा आगे आते हुए कहने लगा कि अगर हमने टैक्स नहीं दिया तो क्या कर लोगे। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी एक बिजली आके इस बंदे को खत्म कर डालती है। ये देखते ही एम्परर का तो खून ही खौल उठा। वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए आगे जाने लगते हैं, लेकिन किन्मू ने उन्हें रोक दिया। फिर दूसरे सीन में ये लोग आगे बढ़ रहे थे, जहाँ एम्परर को तो अभी भी गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगे कि दोबारा से वही पुरानी चीजें शुरू हो चुकी है। जिन चीजों को ठीक करने में हमने 200 साल लगाए वो आज यहाँ पे बर्बाद हो रही है। अभी एम्परर का यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी हम इस जगह पे बैगर हॉल के मास्टर को देखते हैं जो किन्मू के बाजू से गुजर गए। दरअसल वो यहाँ पे किन्मू को न्यूज डिलीवर कर रहे थे। न्यूज ये था कि क्राउन प्रिंस बस एक मोहरा है जिसे डाउ सेक्ट और मॉन्क टेम्पल कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ अब नोबल फैमिलीज फिर से पहले की तरह एक्टिव हो चुकी है। ऊपर से क्राउन प्रिंस ने बारबेरियन नेशन
नेशन के साथ पीस डील कर लिया है। क्राउन प्रिंस ने पीस डील करने के लिए अपने 16 प्रीफेक्चर्स को बारबेरियन नेशन के हवाले कर दिया। जो सब कहते हुए किन्मो एक चिट्ठी को देखने लगा जिसमें इंपीरियल एडवाइजर की लाइव लोकेशन मौजूद थी। इसलिए किन्मो फौरन ही इस चिट्ठी को जला देता है ताकि ये चिट्ठी किसी को भी ना मिल सके। फिर वो एम्परर से कहने लगा कि आप मेरे पीछे पीछे आए। उसके इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में किन्मो और एम्परर इंपीरियल एडवाइजर से मिलने वाले हैं। जब किन्मो और एम्परर इंपीरियल एडवाइजर से मिलते हैं तब वो उनकी हालत को देख के काफी ज्यादा शॉक होते हैं। ऊपर से नेक्स्ट एपिसोड में किन्मो एम्परर को अपने डीमन कल्ट में शामिल करने की कोशिश करने लग जाएगा, लेकिन किन्मो के इस कोशिश से इंपीरियल एडवाइजर बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि किन्मो किस तरह से एम्परर को कल्ट में शामिल करेगा।